तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। दिस विल बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक इक्वेशन गिवन है हमको, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव। और इस इक्वेशन में y डिस्प्लेसमेंट होगा, t टाइम x भी डिस्प्लेसमेंट है। और इसमें फाइंड करना है हमको, फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए ओमेगा के एंड फाइव। इन सब के डायमेंशंस फाइंड करने हैं। तो देखते हैं क्या करें इसमें। y ले लिया आपने, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव। यहाँ पर देखो, ये साइन के साथ जो भी टर्म आ रही है, दिस एंटायर टर्म इज एन एंगल। साइन हमेशा किसी एंगल का लेते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन कहता है कि किसी भी इक्वेशन में सारी टर्म के डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो ये जो साइन वाली टर्म है, जो साइन वाली टर्म है, इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो दिस टर्म इज डायमेंशनलेस। और अगर ये टर्म डायमेंशनलेस है, मतलब y का डायमेंशन a के डायमेंशन के इक्वल होगा। और y यहाँ पे गिवन है, y इज डिस्प्लेसमेंट। तो a का डायमेंशन हमको पता लग गया। a का डायमेंशन वही होगा जो लेंथ का डायमेंशन होगा। अब देखें, एक टर्म बच रही है यहाँ पर फाइव के ओमेगा। तो फाइव, देखो यहाँ पे ये पूरी टर्म एंगल है, ओमेगा टी भी एंगल है, के एक्स भी एंगल है, और फाइव भी एंगल है। और क्योंकि एंगल है, तो तीनों के तीनों टर्म एंगल को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। तो हमें फाइव का तो पता लग गया, फाइव एंगल है, डायमेंशन लेस होगा, तो आप इसको m0 l0 और t0 लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ओमेगा टी का फाइंड करना है। तो ओमेगा टी अगर डायमेंशन लेस है, तो इसके डायमेंशन को हमने 1 लिख लिया। तो ओमेगा का फाइंड करना है, तो 1/t मिलेगा। और फाइनली इट विल बी इक्वल टू टी इनवर्स। तो ये ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब k का फाइंड करना है, के एक्स इज ऑल्सो एन एंगल, इट विल हैव नो डायमेंशन। तो इसको आप लिखेंगे 1। तो मुझे k का मिल गया, k इज इक्वल टू 1/x। और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो इस लेंथ होगा। तो फाइनली k का डायमेंशन मिल गया हमको, k का डायमेंशन हुआ l इनवर्स। तो ये आपके पास में सारे अननोन के डायमेंशन फाइंड हो गए हमें। a का डायमेंशन लेंथ होगा, फाइव का डायमेंशन एंगल, ओमेगा का डायमेंशन टी इनवर्स, और k का डायमेंशन लेंथ इनवर्स होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कैन बी यूज्ड टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अननोन। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है, दिस इज एरर एनालिसिस। अगला टॉपिक जो है ये एरर एनालिसिस का है। तो सबसे पहले हम लोग एरर की मीनिंग समझते हैं, एरर क्या होता है। हमारे पास में ये दो पॉइंट हैं, ए और बी, और मुझे इन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है। तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए अब हमें किसकी जरूरत होगी, तो एक तो पर्सन होना चाहिए जो डिस्टेंस मेजर करेगा, जो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। तो इसको हम लोग ऑब्जर्वर या एक्सपेरिमेंटर बोल देंगे। ये हमारा ऑब्जर्वर हो गया। दूसरी बात, डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी स्केल की। तो ऑब्जर्वर स्केल की हेल्प से इस डिस्टेंस को मेजर करेगा। तो ऑब्जर्वर जब स्केल की हेल्प से इस डिस्टेंस को मेजर करेगा, तो इसमें
होती है प्रोसीजर। तो वो क्या करेगा, स्केल को यहाँ पर दो पॉइंट के बीच में रखेगा, ए और बी के बीच में, और स्केल की हेल्प से यहाँ पर वो रीडिंग बता देगा। 0 1 2 ऐसे मार्किंग होती है, तो रीडिंग बता देगा यहाँ पर। तो जैसे उसने कोई रीडिंग हमको दी, डिस्टेंस इज इक्वल टू सपोज 3.1 सेंटीमीटर, ऐसे रीड करके बताया। तो ये जो रिजल्ट आया है, ये जो आंसर आया है, अब ये आंसर इस बात पे डिपेंड करता है कि ये स्केल कितना एक्यूरेट है, ऑब्जर्वर ने कितने प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, रीडिंग कितने ध्यान से लिया है। तो और अगर यहाँ पर स्केल में कुछ प्रॉब्लम हो, उसको प्रोसेस नहीं मालूम हो, केयरलेसनेस हो ऑब्जर्वर में, तो इन सारी रीजन की वजह से इस रिजल्ट में कुछ एरर आ जाता है। तो एरर क्या होता है, एरर को आप ऐसा डिफाइन करते हो, जैसे मान लो इसने फिर से एक और बार परफॉर्म किया इसी एक्स ऑब्जर्वर ने इस सेम प्रोसेस को, तो उसको कुछ रिजल्ट मिला 3 सेंटीमीटर। फिर से उसने परफॉर्म किया, उसको रिजल्ट मिला 2.9 सेंटीमीटर। तो अब उसके पास तो तीन तीन रिजल्ट आ गए। अब ये तीन तीन रिजल्ट में से कौन सा सही होगा? तो हमने वही ऑब्जर्वर बार बार रिपीट कर रहा है, तो कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करते हैं, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू, तो ये जो रिजल्ट आए हैं, ये रिजल्ट का मीन निकाल लेते हैं। सपोज ये फर्स्ट रिजल्ट है A1, ये सेकेंड रिजल्ट है A2, ये थर्ड रिजल्ट है। तो ए मीन कैसे निकलेगा, तीनों रिजल्ट को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। तो मीन, ये जो मीन वैल्यू है, इसको हम ट्रू वैल्यू बोल देते हैं। एक्चुअल में किसी भी रिजल्ट की ट्रू वैल्यू पता लगाना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम उस प्रोसेस को कई बार रिपीट करते हैं और एवरेज निकाल लेते हैं, जो ट्रू वैल्यू के काफ़ी क्लोज होती है, एरर उसमें मिनिमाइज हो जाएगी। तो ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू सारी रीडिंग्स का एवरेज वैल्यू होती है। तो आपने ट्रू वैल्यू निकाला, जो भी आंसर आया वो ए मीन होगा या ट्रू वैल्यू हो जाएगा। तो एरर डिफाइन होता है, एरर इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। इन दोनों के डिफरेंस को हम एरर बोलेंगे, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। जैसे सपोज ये पूरा मीन निकालने पर आपके पास में कोई रिजल्ट आ गया 3 सेंटीमीटर, तो ये मीन वैल्यू है। तो अब ये मीन वैल्यू 3 है, इसमें से फर्स्ट वाले रीडिंग को माइनस कर दिया तो 3.1, तो यहाँ पर एरर आ गया -0.1 सेंटीमीटर। 3 में से 3 माइनस करेंगे तो एरर आपका 0 सेंटीमीटर आ गया। 3 में से 2.9 माइनस करेंगे तो एरर आपका +0.1 सेंटीमीटर आ गया। तो इसको एरर बोलते हैं। एरर इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ये एरर होता है। एरर के दो डिवीजन करते हैं हम फर्दर, ये डिवीजन कॉजेस के बेस पर करते हैं। तो एक पार्ट है, इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर, और दूसरा जो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं रैंडम एरर। दो टाइप से हुए एरर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉज। कॉज के बेसिस पर सिस्टमेटिक एरर हुआ, और एक क्या हुआ, रैंडम एरर हुआ। जिस एरर का कॉज हमको पता होगा उसको सिस्टमेटिक एरर बोलेंगे, और जिसका कॉज नहीं मालूम होगा, अननोन होगा, उसको रैंडम एरर एरर बोलेंगे। तो यहाँ पर कॉजेज हमको पता होते हैं, कॉजेज आर नोन, और कॉजेज अगर हमें पता है तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये कॉज रिमूव कर सकते, कैन बी रिमूव्ड। और रैंडम एरर में जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, हमें पता ही नहीं होते कॉज। तो कॉजेज आर अननोन, और अगर कॉज अननोन है तो हम इसको रिमूव नहीं कर सकते, सिर्फ मिनिमाइज कर सकते हैं इससे प्रोड्यूस होने वाली एरर को।
मिनिमाइज करने का तरीका क्या होगा, एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट करेंगे, तो फिर एवरेज निकालेंगे तो वो ट्रू वैल्यू में काफ़ी क्लोज आएगा। तो रैंडम एरर को आप कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, और मिनिमाइज करने का तरीका क्या होगा, रिपीटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। आप बार बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे। तो कॉजेज आर अननोन एंड कांट बी रिमूव्ड कंप्लीटली। अब सिस्टमेटिक एरर में कुछ और देख सकते हैं हम। सिस्टमेटिक एरर में एक होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर जिस डिवाइस से आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, हो सकता है उसके अलाइनमेंट में, उसके कैलिब्रेशन में कुछ एरर हो, तो उसकी वजह से रिजल्ट में एरर आएगी, तो वो एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाएगी। सेकेंड नंबर, पर्सनल एरर। अब पर्सनल एरर क्या हो सकती है, पर्सनल एरर हो सकती है ऑब्जर्वेशन या रीडिंग लेने में गलती हो सकती है, कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, केयरलेसनेस, असावधानी से आप नहीं कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, रीडिंग नहीं ले रहे हैं, या प्रॉपर आपके पास में नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज, प्रोसीजर का नॉलेज नहीं है तो भी गलती हो सकती। तो ये जो भी एरर प्रोड्यूस होगी वो पर्सनल एरर हो जाएगी। कुछ फिजिकल कंडीशंस की वजह से भी एरर हो सकती है, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, तो इनकी वजह से भी एरर हो सकती है। तो ये सब को हम एक कलेक्टिवली ग्रॉस एरर बोल देते हैं। तो ये सारे एरर सिस्टमेटिक एरर की क्लासिफिकेशन है। इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, ग्रॉस एरर। हम रैंडम एरर को क्लासिफाई नहीं कर सकते, रैंडम एरर का हमें कॉज ही नहीं पता है, वो बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकते हैं। सिर्फ आप रिपीट करें एक्सपेरिमेंट को कई बार, उनका एवरेज निकाल दें, जिससे वो मिनिमाइज हो जाती है। वी कैन नॉट रिमूव कंप्लीटली। फिर नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एरर ऑन द basis of classification of error on the basis of representation। रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर हम एरर को चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। रिप्रेजेंट करेंगे कैसे एरर को, तो उसके बेसिस पर चार टाइप्स होते हैं एरर के। फर्स्ट होता है एब्सोल्यूट एरर, सेकंड होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, थर्ड होता है रिलेटिव एरर, या इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, और फोर्थ होता है परसेंटेज एरर। फोर्थ है परसेंटेज एरर। तो इनको एक एक करके देखते हैं हम लोग। फर्स्ट है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर की वही डेफिनेशन होती है जो एरर की थी। एब्सोल्यूट एरर डिफाइन होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू को हम मीन वैल्यू भी बोलते हैं। सपोज हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया
और उसमें फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया तो रिजल्ट A1 मिला, सेकेंड टाइम किया तो A2 मिला, थर्ड टाइम किया तो A3 मिला। ऐसे हमने एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स परफॉर्म किए, तो हमको यहाँ पर n एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगी। इन सब की मीन वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे निकलेगी, इन सभी को आप प्लस कर लेंगे और जितने रीडिंग्स हैं, जितने रिजल्ट हैं, उससे डिवाइड कर देंगे तो मीन वैल्यू मिल जाएगी। तो AM माइनस A1 किया तो हमको फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगी, इसको डेल्टा A1 बोल दिया। ऐसे ही AM माइनस सेकेंड रीडिंग ले लें A2, तो सेकेंड एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगी डेल्टा A2। तो ऐसे करते जाएंगे, आप सारी एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। nth वाले के लिए AM माइनस AN लिखेंगे और ये डेल्टा AN मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमको n एब्सोल्यूट एरर मिल रही है। एब्सोल्यूट एरर ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस है। ट्रू वैल्यू को हम लोग मीन वैल्यू भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एब्सोल्यूट एरर आ रही है, ये जो एब्सोल्यूट एरर मिली है अपन को, इस ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ये जीरो भी हो सकती है। तीनों पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पर, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। फिर सेकेंड नंबर, सेकेंड है मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर मिले थे डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 और ऐसे डेल्टा AN, एन एब्सोल्यूट एरर मिले थे, इनका मैग्नीट्यूड ले लो। मतलब इन ये वैल्यूज को पॉजिटिव बना लो, क्योंकि इसमें नेगेटिव भी हो सकती है, तो इन वैल्यूज को पॉजिटिव बना लो और इनका एवरेज निकाल दो। और एवरेज निकालने के लिए इसको हम डिवाइड कर देंगे n से। तो आपको यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर का एवरेज मिल जाएगा, जिसको हम डेल्टा ए मीन कहेंगे। डेल्टा ए मीन, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, एवरेज ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव बना के लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर इज मीन एब्सोल्यूट एरर। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और समझ लें, जो आपके पास में जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, इसको एरर के साथ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू ले लें मीन वैल्यू, और एब्सोल्यूट एरर ले लें डेल्टा ए मीन ले लें। और जो आंसर है वो ट्रू वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा भी आ सकता है, ट्रू वैल्यू से कम भी आ सकता है, तो यहाँ पर हम प्लस माइनस लगा देते हैं। तो इस तरीके से रिजल्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे जो रेंज हो गई, रेंज ऑफ रिजल्ट, रेंज ऑफ रिजल्ट मतलब जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू होगी AM प्लस डेल्टा ए मीन, और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी AM माइनस डेल्टा ए मीन हो जाएगी। ये रेंज होती है रिजल्ट की, मतलब हमारा आंसर इसके बीच में आएगा। ये मैक्सिमम एरर है डेल्टा ए मीन। फिर थर्ड देख लें। थर्ड है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, अभी जो हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला उसको मीन वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। हमने अभी ऊपर निकाला मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड कर दें हम मीन वैल्यू से, तो ये जो रेशियो मिलता है, इस रेशियो को हम रिलेटिव एरर कहेंगे। रिलेटिव एरर हो जाएगा। इसको डेल्टा ए मीन लिया था हमने और मीन वैल्यू को ए मीन लिया था, तो दिस रेशियो इज नोन एज रिलेटिव एरर। और नेक्स्ट था परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर को ही परसेंट में एक्सप्रेस कर दें अगर, तो हमको परसेंटेज एरर मिलता है। रिलेटिव एरर क्या है, डेल्टा ए मीन और ए मीन का रेशियो होता है, इसमें इनटू 100 कर दिया आपने तो पूरा आंसर परसेंट में आ जाएगा। तो दिस इज रिलेट परसेंटेज एरर। तो यहाँ पर हमने एरर को रिप्रेजेंट करने के तरीके देखे।
एरर को 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, सेकंड मीन एब्सोल्यूट एरर, थर्ड रिलेटिव एरर या इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, और फोर्थ क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या था, बस वही डेफिनेशन है जो एरर की बेसिक डेफिनेशन थी, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस एब्सोल्यूट एरर है। और जितने भी एब्सोल्यूट एरर हैं सबको पॉजिटिव बना के उनका एवरेज निकाल लें तो हमें मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड कर दें तो रिलेटिव एरर मिलता है, और इसी रिलेटिव एरर को परसेंट में एक्सप्रेस कर दें तो फाइनली वी विल गेट परसेंटेज एरर। तो यहाँ पर हमने एरर के दो टाइप की क्लासिफिकेशन देखे। फर्स्ट देखा आपने कॉस्ट के बेसिस पर, जो दो टाइप के थे, एक सिस्टमेटिक एरर और एक रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर का कॉज पता होता है, इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं, कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं। रैंडम एरर का कॉज ही नहीं पता होता तो इसको आप मिनिमाइज तो कर सकते हैं लेकिन इसको रिमूव नहीं कर सकते। और रिप्रेजेंटेशन के लिए देखा हमने अभी 4 टाइप्स के होते हैं। तो आगे का पार्ट फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।